So friends, once again, welcome back and a very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your relative all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, today we're going to start a topic correspondent to friction. एक बार थोड़ा थ्योरी फंडामेंटल आप याद एक बार थोड़ा थ्योरी फंडामेंटल हम याद कर लेते हैं। चलो, कोई मुझे बताएगा कि कौन कौन से टाइप के फ्रिक्शंस होते हैं? Static friction, ओके Kinetic friction, rolling rolling friction. friction. ओके, स्टैटिक, काइनेटिक एंड रोलिंग। चलो, मुझे थोड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा और ज्यादा डिटेल में बताओ, कोई बताएगा मुझे? Sir, it Which opposes opposes the impending motion. existence. ओके, वेरी गुड, इट इज अपोजिंग द इंपेंडिंग मोशन। चलो, थोड़ा थोड़ा और मुझे बताओ, थोड़ा और चाहिए मुझे। It occurs when there is a tendency of motion. अच्छा, बराबर है, जब ऑब्जेक्ट मोशन का ट्राई करेगा तब तब भी वो एग्जिस्टेंस में है। हाँ, तो वो पहली बात तो है कि वो एग्जिस्टेंस में खुद नहीं आएगा। जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स से बॉडी को ट्राई करेंगे, हम उसको मूव करने का, ऑन द सेम टाइम इट कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस, अदरवाइज इट कैनॉट कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस ऑटोमेटिकली। वो तब ही आएगा जब हम कुछ अप्लाई करेंगे। वो स्मार्ट है एंड इट इज नॉट अ स्मार्ट ओनली, इट इज अ वेरी स्मार्ट। Very smart. वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है ना, वो वेरिएबल है। वो जीरो से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ सकता है? एक लिमिट तक, मैक्सिमम तक। हाँ, दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफएस मैक्सिमम। उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो वो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, तो वो कब पिक्चर में आएगा? जब बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट द मोशन। मोशन। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन अलग चीज है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अलग चीज है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो ऑलवेज लेसर और लास्ट में इक्वल्स टू एफएस मैक्सिमम। तो ये आपको एक चीज याद रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन तो वेरिएबल चीज है, वो अलग है, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो फिक्स्ड है। और वो कितना है, उसका फिक्स्ड वैल्यू कितना होगा, कोई बताएगा मुझे? म्यू एस मैक्सिमम। म्यू एस एन। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी गिवन बाय म्यू एस इनटू नॉर्मल फोर्स। चलो, ये चीज आपको पता है भैया? सर नो? Yes. Yes sir। हाँ, दूसरी बात, काइनेटिक फ्रिक्शन कैन बी रिटन एज अ म्यू के एन जब बॉडी मोशन, एक्चुअल में मोशन में है, इंपेंडिंग मोशन नहीं। एक्चुअल में जब बॉडी मोशन में आता है, दो सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है, दो सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है, एट दैट टाइम जो फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आता है, दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसको हम म्यू के एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वी ऑल्सो नो दैट द म्यू के एन इज ऑलवेज लेस देन, दैट इज एफ के इज ऑलवेज लेस देन एफ एस मैक्सिमम। ये हमको पता है कि एक बार बॉडी मोशन में आ जाती है तो उसके बाद जो फ्रिक्शन है थोड़ा कम हो जाता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से, वो हमको पता है। और जब बॉडी रोल करती है तो रोलिंग फ्रिक्शन। अभी मैं है ना आपको डायरेक्टली क्रिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेरा जब लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर, तो आपको क्या करने के लाना है? देखो, संतोष सर के लेक्चर में मैंने आपको दो टॉपिक के क्वेश्चन बोल के रखा है कि भाई न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आपको सोल्व करके लाना है। और मेरा लेक्चर जब नेक्स्ट टाइम आता है तो आपको क्या करके लाना है? आपको स्टैटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड मैक्सिमम दैट इज स्टैटिक एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये जो है, ये टॉपिक जो है वो आपको, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन, ये दो टॉपिक आपको मेरे नेक्स्ट संडे के लेक्चर में आपको सॉल्व करके लाना है। देखो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप JEE या नीट क्रैक करना चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यू हैव टू गिव द सेपरेट टाइम। आपको अपार्ट फ्रॉम द योर बोर्ड प्रिपरेशन, योर स्कूल होमवर्क, योर ट्यूशन होमवर्क, योर ट्यूशन टाइमिंग, अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट थिंग, you have to prepare a timetable in which you have to give the separate time at least 8 hour per subject। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको वीक में 8 घंटा आपको अलग से देना पड़ेगा, जिसके अंदर आप JEE या नीट लेवल के MCQ ही सॉल्व करो। ये जरूरी है। मैं जो आपको मटेरियल दे रहा हूं वो बहुत ही आइडियल है। अगर वो मटेरियल आप करते हो तो आराम से ये एग्जाम क्रैक 100% होगा। बट उसके लिए आपको क्या करना है कि 8 घंटे ऐसा एक शेड्यूल बनाना है कि उसमें एटलीस्ट आप 8 घंटे जस्ट वही आप सॉल्व करो।
वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी मैं आपको करा रहा हूँ कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस यहाँ पे करा रहा हूँ। फ्रिक्शन का जो टॉपिक है वैसे वो 5th चैप्टर का ही एक पार्ट है, बट मैंने JEE नोट्स में, नीट के नोट्स में इसको अलग सेपरेट करके दिया हुआ है, उसका अलग से ही एक चैप्टर बना के दिया हुआ है। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1। क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन में आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है? यस सर। देखो पहले तो क्या है क्वेश्चन वो समझने की ट्राई करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m lying on the rough horizontal plane is acted upon by a horizontal force P। आप देख सकते हो एक प्लेन के ऊपर एक बॉडी पड़ा हुआ है m मास का, उसमें horizontal force P दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, मैं ना यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो मुझे कोई बताएगा ये मास m के ऊपर कितने कितने फोर्स लग रहा है? इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग द फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब जितना भी फोर्स लग रहा है उसको एक ही पॉइंट में हम शो करेंगे। चलो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बताओगे कोई मुझे? mg Normal और force. mg, normal, p and पहली q. बात उसको खुद का तो वेट तो उठाना ही पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। mg. कम खाओ गम खाओ. हाँ, और अपार्ट फ्रॉम दैट और बोलो, और कौन सा? नॉर्मल Friction फोर्स। force. एक नॉर्मल फोर्स। Normal force. चलो अपार्ट फ्रॉम दैट Friction P force. फ्रिक्शनल फोर्स। Opposite. कौन सा डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? Opposite direction of motion. left hand side. हाँ, अपोजिट साइड वो Left. इंपेंडिंग मोशन। तो इंपेंडिंग मोशन कहाँ पे स्टार्ट करने की ट्राई होगी? देखो पी है ना, जो पी वो ऐसे राइट साइड हम दे रहे हैं, और क्यूब का भी थोड़ा राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो वो जो फ्रिक्शन हमारा जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा। और देख दे क्वेश्चन को देख के पता चलेगा कि ये वाकई में एफएस मैक्सिमम है या जस्ट फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है। वो क्वेश्चन के ऊपर से हमको पता चलेगा कि वो एफएस मैक्सिमम लेना है या जस्ट एफएस लेना है, वो थोड़ा रीड करेंगे उसके बाद पता चलेगा। बट अभी मैंने एफएस लिखा हुआ है। चलो अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई, ये तीन तो आपको कन्वेंशनली पता ही है। व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट ये तीन फोर्सेस तो हो गए ही होंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर पड़ा है तो। चलो इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ फोर्सेस अप्लाई किया हुआ है। Centrifugal force. कौन से फोर्स? Centrifugal force. अरे भैया ये थोड़ी रोटेशन कर रहा है, ऐसा कहीं पे रोटेशन कर रहा है। सर पी फोर्स। हाँ एक पी लगा, देखो आपको फिगर को देखना है, तो एक देखो एक पी फोर्स जो एक्सटर्नली अप्लाई किया है वो ये रहा पी। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और? q force. क्यू फोर्स, एग्जैक्टली। तो अब जो ये क्यू जो फोर्स है ना वो यहाँ से लग रहा है, ऐसे लग रहा है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि आप है ना, आपको ये प्रॉब्लम करेगा। आपको ऑलवेज एफबीडी का मतलब क्या हुआ पता है आपको? फ्री बॉडी डायग्राम का आपको सारे फोर्सेस का टेल आपको कनेक्ट करना है। व्हेन यू ड्रॉ द एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एनी बॉडी, यू हैव टू कनेक्ट द टेल्स ऑफ ऑल द फोर्सेस। आपको टेल कनेक्ट करना है। तो ये जो क्यू फोर्स है वो ऐसे लग रहा है, वो ऐसे लग रहा है, बट उसको आपको ऐसे बताना नहीं चाहिए। आपको कैसे बताना चाहिए उसको? जी और पी के बीच में उसी डायरेक्शन में, जैसे उसी डायरेक्शन में आपको यहाँ पे ऐसे, Fourth quadrant में. हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में बताना चाहिए। और ये यहाँ से मैं उसको हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? बट मैं थोड़ा एक हटाने से पहले एक काम कर लेते हैं। अगर यहाँ पे एंगल थीटा है, इसको हटाने से पहले एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे एंगल थीटा है तो थीटा, mg के साइड होगा। हाँ तो इसको यहाँ पे थीटा फॉर्म होगा। चलो ये पता चला आपको? यस Yes सर। sir. देखो Yes, फिगर के sir. अंदर यहाँ पे थीटा है, देखा? तो इसका मतलब कि यहाँ पे थीटा बनाना पड़ेगा। चलो अब उसको निकाल देते हैं, अब इसको निकाल देते हैं। हमको थीटा पता चल गया कि कहाँ पे बनाना है। चलो ये सबको समझ में आया? चलो Yes. अब क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास एम लाइंग ऑन द रफ तो है, तो होगा ही ना। ये चैप्टर का नाम क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन तो होगा ही ऑब्वियसली। horizontal plane is act upon by a horizontal force P. Another force Q is inclined at angle theta to the vertical. The block will remain equilibrium if the coefficient of friction between it, if the coefficient of the friction between it and the surface is, तो पूछा क्या है? if नहीं आएगा, सिर्फ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इट एंड द सरफेस। ओके, मतलब आपको यहाँ पे ये है ना, मैंने जो भी नोट्स आपको दिया है वो आपको शायद पता होगा कि मैं एररलेस नाम का एक बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है, उसका ही मैं नोट्स दे रहा हूँ। बट एक्चुअली इट इज़ नॉट द एररलेस, इट इज़ अ लेस एरर।
आपको ऐसा समझना है, ओके। Yes. तो वी वांट टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, मुझे ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे रिमेन्स इन द इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा हुआ कि हम इतना फोर्स देने के बावजूद वो इक्विलिब्रियम में है, और इट इज यहाँ पे लिखा नहीं है बट इट शुड बी रिटन दैट द बॉडी इज अबाउट टू स्टार्ट मोशन। यहाँ पे ऐसा लिखना चाहिए कि इट इज अबाउट टू स्टार्ट मोशन। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो Fs maximum. होगा FS maximum. Fs मैक्सिमम होगा। वेरी गुड। तो अब ये एक जो Q फोर्स है ना, उसके दो कंपोनेंट हम निकालते हैं। Q फोर्स जो आपको दिख रहा है, इसके दो कंपोनेंट हम निकालते हैं। ये वाला जो कंपोनेंट नीचे की तरफ जाएगा वो कौन सा होगा? mg cos theta. Cos theta. M अरे mg कहाँ Q से आया? cos theta. Q Q. cos theta. q cos theta, sorry. और एक जो इस साइड जाएगा वो कौन सा होगा? q sin Q theta. sin theta. इट विल बी अ Q sin थीटा। चलो अब यहाँ पे आप देखो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो मुझे बताओ कि मुझे क्या लिखना चाहिए। चलो भाविक नंदा बताओ मुझे क्या लिखना चाहिए। Fs maximum is equal to Q sin theta plus P. Fs मैक्सिमम इज इक्वल, हाँ अब बराबर है P प्लस Q sin थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? Yes, sir. एंड Yes. शुड राइट n एज अ Mg. mg plus q sin mg plus Q cos theta. वेरी गुड। अब हमको ये तो पता ही है कि Fs मैक्सिमम शुड बी इक्वल्स टू, Mu S n. अब ये म्यू Fs मैक्सिमम का एंड n का वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको ये म्यू एस मिल जाएगा। तो अगर म्यू एस फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? Fs मैक्सिमम Ratio. upon n. तो Fs मैक्सिमम डिवाइड बाय n, दैट्स इट। तो Fs मैक्सिमम आपका क्या है? तो बोले P प्लस Q साइन थीटा है, और n का वैल्यू क्या है? तो बोले Mg plus Q cos. क्या ऐसा कोई ऑप्शन है भैया? Option A. Yes. Okay. ऑप्शन ए first इज वाला. द राइट आंसर। चलो ये इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं समझ में आया फ्रेंड्स आपको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इज इट ओके फ्रेंड्स? क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes, sir. ओके वेरी गुड। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो फाइंड करना है। व्हेन अ पर्सन वॉक ऑन द रफ सरफेस, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट बाय द सरफेस कीप इन मूविंग। क्या वो फ्रिक्शन फोर्स ही उसको मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नंबर वन। नंबर टू, द फोर्स विच मैन एक्सर्ट ऑन द फ्लोर कीप इन मूविंग। नंबर थ्री, द रिएक्शन of the force which the man exert on the floor keeps him moving, and none of the above। तो देखो ऐसा है कि जब आप वॉक करते हो, तो क्या होता है कि आप है ना ये सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ये सरफेस भी क्या करेगी आपको? Force apply करेंगे. वो फोर्स Force apply करेगी। हाँ, द नेट फोर्स बाय सरफेस, इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? इज कॉल्ड अ रिएक्शन फोर्स। इज कॉल्ड अ रिएक्शन फोर्स। और ये रिएक्शन फोर्स का उसके दो बच्चे हैं। आपको शायद पता होगा कि सरफेस जो नेट फोर्स प्रोवाइड करता है वो उसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, और उसके दो कंपोनेंट है। कौन कौन से दो कंपोनेंट? नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, और एक फ्रिक्शन है। तो शायद आपको ये भी पता होगा कि ये जो रिजल्टेंट रिएक्शन अगर आपको फाइंड करना होता है तो मेरे थ्योरी के अंदर ये सब सिखाया हुआ है। तो आपको n² प्लस f² करना पड़ता है। क्या ये चीज़ आपको पता है भैया? यस सर। हाँ। तो फ्रेंड्स एक्चुअल में क्या होता है कि ये नॉर्मल एंड फ्रिक्शन दोनों के वजह से आप जब वॉक करते हो तो नॉट ओनली फ्रिक्शन बट ये नॉर्मल एंड फ्रिक्शन दोनों के वजह से आप वॉक कर सकते हो। अदरवाइज ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है वॉक करने के लिए।
अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं होता, देखो सपोज के नॉर्मल फोर्स नहीं है तो क्या होता, तो आप जमीन के अंदर गिर जाते। इज दैट क्लियर टू यू? तो आप Yes. करते हो, आप जो वॉक करते हो तो उसके लिए ये दोनों मतलब रिएक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ रिएक्शन ऑफ द फोर्स, रिएक्शन फोर्स विच द मैन एक्सपीरियंस, एक्सर्ट के बदले एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिकॉज ऊपर एक्सर्ट तो ऊपर ही है, तो मैन ने तो जो अप्लाई किया वो तो ऊपर ही है, वो तो सेकंड ऑप्शन में ही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिएक्शन मतलब मैन के ऊपर का रिएक्शन, तो रिएक्शन तो वो फील करेगा, वो एक्सर्ट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये ऑप्शन आना चाहिए कि रिएक्शन बाय द सरफेस ऑन द मैन विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉक, फॉर द मूविंग ऑफ द मैन। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. देखो अगर नॉर्मल नहीं होता तो वो जो बंदा है वो नीचे जमीन में चला जाता, और अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो क्या होता, तो वहां पे वो फ्रिक्शन नहीं होता। सोचो थोड़ी देर, एक ऐसा सोच लो कि फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, सोचो। Sleep होता है। हाँ, तो वो sleep. वहां पे ही घूमता रहेगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। कैन यू इमेजिन? देखो मैं आपको थोड़ा और इजीली एग्जांपल दूं, जैसे कोई फ्रिक्शनल लेस सरफेस में एक आपने व्हीकल रखा है और आप एक्सेलरेशन दे रहे हो आपके व्हीकल को, तो वो टायर का क्या होता है, वहां पे ही घूमेगा, घूमेगा। Yes. आगे नहीं बढ़ सकता है वो। तो यहाँ पे ये दोनों चीज मिला के आपको क्या होता है, नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन दोनों के मिला के वो वॉक कर सकता है। दोनों में से अगर एक भी नहीं है तो काम नहीं होगा, मतलब टोटल रिएक्शन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द मैन। क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। हेत इज देयर? हेत, Yes, sir. हेत एक नया बंदा है। हेत, Yes sir, yes sir. हेत क्या नाम है आपका, सरनेम क्या है? Eighth party वाला. अच्छा ओके फाइन। A block of mass 0.1 kg, third question I'm talking about, the question number third. A block of mass 0.1 kg is held against the wall by applying the horizontal force. देखो पहले तो क्वेश्चन को समझने की ट्राई करो, क्या लिखा है। तो लिखा ये है कि एक वॉल है और वॉल के ऊपर एक ब्लॉक को रखा हुआ है, यहाँ पे एक ब्लॉक को रखा हुआ है, ये रहा हमारा ब्लॉक और ये वॉल है। फिर से एक बार, a block of mass 0.1 kg is held against the wall by applying the force 5 Newton. तो हमने इसको ऐसे, we had just hold the block by against the wall by applying the force 5 Newton. चलो ये सिचुएशन आपको समझ में आया पहले तो? Yes, sir. एक दीवार पे ऑब्वियस सीधी सी बात है, अगर आप ऐसे फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो क्या होगा ब्लॉक का, नीचे गिर जाएगा। नीचे। वो तो नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो उसको होल्ड करने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो अब करना क्या है, तो अब क्वेश्चन है ये है कि इफ द कोएफिशिएंट सो क्वेश्चन ये है कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड वॉल इज 0.5, चलो स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज गिवन 0.5, what is the magnitude of the frictional force acting on the block? ओके, तो यहाँ पे आपको फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है वो आपको फाइंड करना है। ओके, चलो मुझे ये बताओ कि ये ब्लॉक के ऊपर कितने कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, पहले ये बताओ। 5 न्यूटन Normal नॉर्मल। mg. ओके, एक तो उसका खुद का जो है, चलो इसी फिगर में ही बता देते हैं, फिगर में ही हम बताते हैं। चलो तो एक लगेगा उसका खुद का वेट, वो माजी नीचे की तरफ, और कोई? सर नॉर्मल ऐसे Frictional. लगेगा लेफ्ट तरफ। एग्जैक्टली, नॉर्मल फोर्स अब कब कौन सा डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। माजी नीचे की तरफ, 5 न्यूटन हमने राइट साइड अप्लाई किया है। अब ये वॉल के द्वारा नॉर्मल फोर्स कौन सा डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट। Left side. लेफ्ट हैंड साइड नॉर्मल फोर्स लगेगा। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस Yes. सर। और अब सोचो और एक फोर्स है कि जो उसको ब्लॉक को नीचे जाने से रोक रहा है। Frictional force. Friction force. हाँ, एक और फोर्स है
जो ब्लॉक को रोकेगा, और वो कौन सा फोर्स है? तो बोले फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना वो उसको रोकेगा, एफएस। तो वो कौन से डायरेक्शन में लगेगा? upward. वर्ड। ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स। चलो, क्या ये फ्रेंड्स आपको समझ में आया अभी? यस सर। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, क्या है, लेट्स जस्ट बाय अप्लाइंग द फोर्स held against a wall by applying the force 5 Newton, the coefficient of friction between the block and wall is 0.5, the magnitude of the frictional force acting on the block। अभी कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? तो देखो, अभी तो वो स्टेशनरी है, तो अभी तो वो स्टेशनरी, इसका मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? तो फिर माझी जीतना। माझी जीतना। तो m जो है वो है हमारे पास 0.1। 0.1 0.1 into 10 इंटू 10 और 1 0.8, 0.1 इंटू 9, तो इट इज अ 0.98। तो यहाँ पे आपको ऐसा पूछा है कि व्हाट इज द फ्रिक्शन, तो मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। बट कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम फोर्स यू नीड टू अप्लाई, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स यू नीड टू अप्लाई सो दैट द ब्लॉक कैन बी हेल्ड। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, व्हाट इज द मिनिमम, ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि मिनिमम फोर्स वी रिक्वायर्ड टू अप्लाई सो दैट द ब्लॉक कैन बी जस्ट हेल्ड। तो एट दैट टाइम यू हैव टू कंसिडर दैट ब्लॉक इज अबाउट टू स्टार्ट मोशन। तो यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन, देखो यहाँ पे तो हमारा आंसर आ गया, यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो 0.98 ही होगा। बट ऐसा भी कभी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम फोर्स दैट यू रिक्वायर्ड टू अप्लाई सो दैट ब्लॉक इज जस्ट हेल्ड, नॉट स्लाइड डाउन। तो फिर आपको ऐसे सॉल्व करना है कि F इज इक्वल्स टू N, नंबर 1, नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू फ्रिक्शनल, नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, नंबर 1, नंबर 2, एंड FS FS max। मैक्सिमम। हाँ, FS मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे FS के बदले, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू माजी। बट आपको mg मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या होता है? SN। म्यू एस एन, और एन यहाँ पे क्या है? फाइव FF। अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है। क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? यस सर। तो अप्लाइड फोर्स कितना होना चाहिए? तो 0.1 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 0.5। सो अप्लाइड फोर्स मस्ट बी 9.8 डिवाइड बाई 5, 9, हाँ, 1.96 न्यूटन शुड बी अप्लाइड एट लीस्ट। 9.8 डिवाइड बाई 98, 9.8 डिवाइड बाई 5, तो 19.6 डिवाइड बाई 10, तो 1.96, 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। तो अगर आप इतना फोर्स अप्लाई करोगे तो वो दैट कैन बी हेल्ड ऑन द मिनिमम, यू हैव टू अप्लाई दिस मच फोर्स मिनिमम, तो वो ब्लॉक हेल्ड करेगा। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। ओके। और यहाँ पे तो आंसर 0.98 ही आना चाहिए, बट लेट मी जस्ट चेक आउट कि उन लोगों ने मिस्टेक किया है कि नहीं किया है। we don't want to first find the maximum static friction, we just want to find the static friction, because यहाँ पे आपको, अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 3 था ना, 3 में बी आंसर है, क्रिटिकल थिंकिंग में क्वेश्चन 3 के अंदर बी आंसर है। ओके सर बराबर है। बराबर है ना? ओके फाइन, तो बराबर किया है। तो यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो ये पूछ सकते हैं आपको कि आपको कितना फोर्स हॉरिजॉन्टल लगाना पड़ेगा सो दैट द ब्लॉक कैन बी रिमेन्स स्टेशनरी, और अगर फोर्स लगा दिया है तो फिर क्या होता है वो फाइंड करना है। इज दैट क्लियर टू यू? आया बात समझ में? यस सर। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या यस सर। का क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा है फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. ओके फाइन। A body of mass m kept on a rough horizontal surface which is having a coefficient of friction as a mu. A person is trying to pull the body by applying a horizontal force, but the body is not moving. The body is not moving or about to move. It is just about to move.
The force by the surface on the body is F. The force by the surface on the body is capital F. Then what should be the value of the capital F? आपका capital F क्या होना चाहिए? देखो बहुत ही अच्छी चीज है। क्वेश्चन ऐसा है कि एक बॉडी पड़ा हुआ है। क्वेश्चन ऐसा है कि सरफेस के द्वारा बॉडी के ऊपर कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा। सरफेस के द्वारा, चलो कोई मुझे बताएगा, फोर्स बाय द सरफेस ऑन द बॉडी, आपको ये फाइंड करना है, मेन तो ये है। तो मुझे ये बताओ कि सरफेस बॉडी के ऊपर कौन कौन से टाइप के फोर्स प्रोड्यूस कर सकती है। नॉर्मल एक नॉर्मल प्रोड्यूस करेगी और दूसरा क्या प्रोड्यूस, सपोज कि हम उस फ्रिक्शन, एक्सटर्नल फोर्स हम सपोज के राइट साइड अप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट साइड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, तो नेट फोर्स बाय बॉडी बाय क्या लिखना चाहिए? नीचे वेट भी लगेगा। नहीं, आई जस्ट वांट टू फाइंड द फोर्स बाय द सरफेस ऑन द बॉडी। सरफेस क्या, कौन सा फोर्स, वो खुद का वेट तो होगा ही होगा, बट आई डोंट वांट टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन द बॉडी। I don't want to find the net force on the body. I just want to find the force on the body by the surface only. Is that clear to you? यस सर। तो चलो मुझे बताओ कितना फोर्स लगेगा सरफेस के द्वारा। उसको सपोज के मैं वेक्टर F बोलता हूँ, वेक्टर F, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? अभी मैंने बताया था ना आपको, सरफेस दो फोर्स लगाती है, फ्रिक्शनल एंड नॉर्मल, और दोनों परपेंडिकुलर है। तो अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल प्लस Fs। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। बट मुझे ये बताओ कि ये जो Fs है, हाँ नॉर्मल फोर्स तो कितना होगा? नॉर्मल फोर्स तो आपको पता है कितना होगा, कितना होगा नॉर्मल फोर्स? माजी जितना। mg नॉर्मल इज अ माजी। बट मुझे ये बताओ कि ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, कितना होगा? एक्सटर्नल फोर्स जितना। एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जितना। बट वो कहाँ से कहाँ पे वेरी करेगा? इट इज अ वेरिएबल, इट इज वेरिएबल, एंड फ्रॉम वेयर टू वेयर इसका वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक होगा? फ्रॉम 0 टू Fs maximum, that is from 0 to mu maji, mu Sn, that is mu maji। चलो क्या ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स? सर। बोलो, ये यहाँ तक समझ में आया? यस सर। So the minimum value of the applied, minimum value of the force, तो जब आपका ऐसा मान लेते हो कि फ्रिक्शन, हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा है, हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं, तो फिर फ्रिक्शन भी क्या होगा? जीरो होगा। तो इफ द फ्रिक्शन इज जीरो, तो ये जो हमारा अप्लाइड फोर्स होगा वो मिनिमम होगा, और उसका मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा? कर दो, फ्रिक्शन को जीरो कर दो, तो कितना रहेगा? वेट का रूट कितना? हाँ, तो इट विल बी ओनली n and n equals to maji। and what is the maximum value of the static friction? Fs maximum। तो वो जब Fs मैक्सिमम होगा तो हमारा जो सरफेस के द्वारा जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो भी मैक्सिमम होगा। वो कितना होगा? उसका वैल्यू कितना आएगा? रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस Fs मैक्सिमम स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ mg का स्क्वायर प्लस म्यू माजी का स्क्वायर। अब ये माजी का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो माजी बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 प्लस म्यू स्क्वायर बचेगा। क्या ये आपको समझ में आया? तो ये जो सरफेस के, ये जो पूरे प्रोसेस, एक्सटर्नल फोर्स लगाने का जो प्रोसेस है, हम जो एक्सटर्नल फोर्स हम जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये प्रोसीजर जो चल रही है, ये प्रोसीजर के दौरान सरफेस के द्वारा जो फोर्स होगा वो भी वेरिएबल होगा, और उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ पे वेरी करेगा? सरफेस के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो भी वेरिएबल होगा, और उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ पे वेरी करेगा? माजी से माजी रूट 1 प्लस। ऐसा कोई ऑप्शन है कि वो माजी से स्टार्ट करके माजी 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ऐसा कोई ऑप्शन है?
Yes, sir. Option D. ऑप्शन डी थोड़ी ना आएगा, No, sir. Option C. पॉसिबल ही नहीं है ना, ये माजी थोड़ी ना ज्यादा हो सकता है इससे, पॉसिबल है माजी 5 ग्रेटर देन 6 पॉसिबल है, इट इज लाइक अ 5 ग्रेटर देन 6, क्या ये No, sir. तो दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. क्या ये चीज आपको समझ में आई? Sir. गुड। चलो एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स F such that the block shown is in the arrangement does not move। चलो ये does not move वर्ड ये यूज कर, ये बता रहा है कि आपको कहां तक जाने का है। Maximum तक। हाँ, does not move का मतलब it is about to move, about to move का मतलब अभी जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, अभी जो फ्रिक्शन है वो कितना लेने का है आपको? 0। Maximum. मैक्सिमम लेना है। does not move का मतलब it is just about to move, about to move का मतलब अभी जो फ्रिक्शन लग रहा है इसके ऊपर वो आपको मैक्सिमम है ऐसा मान के ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो इसका एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये जो 3√3 kg का जो ब्लॉक है ना उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, उसका क्या लगेगा? वेट। और नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। और ये जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है ना वो मैंने यहाँ से लग रहा है ऐसे, बट आपको पता है कि आपको क्या करना होता है, टेल को कनेक्ट करना होता है, टेल को कनेक्ट करना होता है। फ्री बॉडी व्हेन यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम यू हैव टू कनेक्ट द टेल। और यहाँ पे फ्रेंड्स 60 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे 60 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है तो फिर यहाँ पे भी 60 होगा। Yes. तो फोर्स, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसका ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? F cos 60. और ये जो नीचे की तरफ जाएगा वो कौन सा होगा? F cos sin 60. एक्साइट। अब देखो, अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स का ये वाला कंपोनेंट राइट साइड है, तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी तरफ होगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट हैंड साइड। तो इंपेंडिंग मोशन राइट साइड है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये मुझे मान के चलना पड़ेगा ये एफएस मैक्सिमम ही है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस वर्ड। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। Yes, sir. चलो तो मुझे बताओ, वाई डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम में ही है ना, बॉडी वाई डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम में ही है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? N is equal to N is mg equal plus to F sin mg plus 60. N is equal to mg plus F f sin cos theta, sin F sin cos 60। 60. एफ साइन थीटा। चलो, और मुझे ये लिखना चाहिए कि एफ कोस थीटा इज एफ कोस 60 कोस क्या लिखना चाहिए मुझे? Fs maximum. f is maximum. तो एफ कोस 60 शुड बी इक्वल्स टू एफ एस मैक्सिमम। बट फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि एफ एस मैक्सिमम तो क्या होता है? Mu s n. Nu s n. म्यू एस एन। तो ये कोस 60 मतलब 1/2 कर दूं? लेफ्ट हैंड साइड कोस 60 मतलब 1/2। Yes. और Yes, यहाँ sir. पे मुझे लिखना चाहिए म्यू एस एन, और N। क्या लिखना चाहिए? Mg माजी। plus F sin 60. माजी प्लस एफ साइन। देखो, एवरी टाइम इट इज नॉट अ नेसेसरी दैट द एन बिकम्स माजी। हाँ, हियर यू कैन सी दैट द एन बिकम्स माजी प्लस एफ साइन 60। इज दैट क्लियर? यस सर। सो मुझे ये एफ तो फाइंड करना है। म्यू का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 1/2√3। एम का वैल्यू भी मेरे पास है, कितना है भैया? Root 3 into Root 3. 9.8. √3 है 9.8. एम का वैल्यू। 9.8। जी, तो जी अभी रखते हैं उसको, अभी जी पी रखते हैं। चलो कर ही देते हैं उसको, जी को 10 कर देते हैं। एफ तो फाइंड करना है, कोस 60 होगा √3/2। देखो ये जो √3 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों में से न्यूमरेटर में से बाहर आएगा और वो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, कॉमन निकल के। ये 2 भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचेगा क्या? एफ इज इक्वल टू क्या बचेगा? 10 plus f by 2. वेरी गुड। तो ये एफ माइनस f/2 इज इक्वल टू 10 होगा भैया। यस सर। तो f/2 10, तो f का वैल्यू कितना आएगा भैया? 20 Newton. चलो, क्या ये बात समझ में? देखो ये सब JEE के लेवल के क्वेश्चन, ये ऑलरेडी JEE के अंदर IIT के अंदर पूछा गया है ऐसा एक क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन अभी जो मैं करा रहा हूँ वो आपको नीट से थोड़ा हाई लेवल है, नीट से एक लेवल अप है, बट JEE का एग्जैक्ट लेवल है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? Yes, sir. सर ये F/2 10 कैसे है वो पता नहीं। क्या ये भैया f माइनस f/2 क्या होता है?
F माइनस F by 2. Yes, sir. 2F बता दो। minus F by 2. अरे भैया, अगर 100 में से 50 जाएगा तो क्या रहेगा? 50 आधा ही बचेगा ना, एक में से आधा Yes, sir. आधा तो बचेगा ना। इट्स अ कॉमन सेंस। ओके, वो करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, a block P of a mass m is placed on the frictionless horizontal surface. ओके, ये जो horizontal surface है उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। देखो नीचे का जो सरफेस है वहां पे कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। तो यहां तक समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके, तो फिर क्या? अनदर ब्लॉक Q, ये ब्लॉक P है और यहाँ पे ब्लॉक Q। अनदर ब्लॉक Q of a same mass is kept on the P and connected to the wall with the help of a spring constant K as shown in figure. A mu s is a coefficient of a friction between the P and Q. P and Q के बीच में फ्रिक्शन है। P and Q के बीच में फ्रिक्शन है। नीचे फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, बट दोनों ब्लॉक के बीच के सरफेस में फ्रिक्शन है। तो क्वेश्चन क्या है? द ब्लॉक मूव टुगेदर परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द एम्पलीट्यूड ए। ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये SHM का जो कंसेप्ट है ना वो आपके 14th चैप्टर में है। तो अभी आपको ये मैं कराऊंगा तो भी पता नहीं चलेगा आपको। चैप्टर नंबर 14 ओसिलेशंस उसका नेम है, उसमें आप ये सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ोगे तब जाके ये क्वेश्चन हो पाएगा। अभी ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, मैं कराऊंगा तो भी समझ में नहीं आएगा, तो इसको अभी स्किप करना पड़ेगा। ओके, Yes, sir. तो इसको मैं अभी स्किप कर देता हूँ। देखो आपके जो IIT JEE वगैरह जो एग्जाम होती है वो तो कब लेते हैं वो लोग? आपके पूरे 11th 10th के बाद। खत्म होने के बाद लेते हैं। तो वहाँ पे तो सारे फंडामेंटल सारे कंसेप्ट, ऐसा भी पॉसिबल है कि 2-3 चैप्टर का कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा होता है जनरली, तो ऐसा होता है जनरली कि 2-3 चैप्टर के कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चन पूछे, ऐसा हो सकता है। तो ये क्वेश्चन जो था वो उसमें SHM एंड लॉज ऑफ द मोशन दोनों के कंसेप्ट को मिक्सअप किया था। अभी उसको स्किप करना पड़ेगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिख रहा है उसका क्वेश्चन आपके फिगर आपके मोबाइल के स्क्रीन पे? Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चन ऐसा है, बॉडी ऑफ अ मास m रेट्स on a horizontal surface. The coefficient of the friction between the body and the surface is mu. If the mass m is pulled by the force P as shown in figure, the limiting friction, आपको limiting friction का मतलब क्या हुआ, क्या फाइंड करना है हमको? Fs maximum. तो Fs maximum ऑलवेज क्या होता है? Yes, sir. mu s n. बस, तो खत्म बात। चलो मुझे ये बताओ कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे इसके ऊपर? Maji normal. Wait. माजी नीचे, नॉर्मल Normal upward. ऊपर, Friction and applied force. और फ्रिक्शन लगेगा। Left hand side. और अप्लाइड फोर्स के 2 कंपोनेंट निकालेंगे हम। ये जो अप्लाइड फोर्स है उसके 2 कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा? Cos component. F P cos theta. means P cos 30. फ्रेंड्स, आ रहा है ना मजा? फिजिक्स में मजा आ रहा है ना? Yes, Yes. sir. ओके, और और नीचे P cos क्या P होगा? sin P sin theta. 30. हाँ, P sin थीटा। अब मुझे सोच के बताओ, अब मुझे ये बात सोच के बताओ कि मेरा मेन टारगेट है ना वो ये n फाइंड करना है।
तो मुझे ये सोच के बताओ कि y डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम है ही, तो मुझे y डायरेक्शन के इक्विलिब्रियम। mg is equal to n plus p sin 30. वेरी गुड, कौन बोला? जयनील मठिया. वेरी गुड। तो ये माजी इक्वल्स टू p प्लस p sin थीटा प्लस n, तो ये p sin 30 हो जाएगा 1/2। तो हमारा जो मेन टारगेट था ना वो n फाइंड करना था, बिकॉज वंस वी आर एबल टू गेट द नॉर्मल फोर्स वी आर एबल टू गेट द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, Maximum static friction. एंड दैट इज अ माजी माइनस p/2। चलो C क्या option. आपको मिल गया है? कोई ऐसा C. ऑप्शन? ऑप्शन सी। आया बात समझ में फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इज इट ओके फ्रेंड्स? एवरीबॉडी? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. चलो अब ऐसा लिखा है, अ 40 kg slab raised on a frictionless force as shown in the figure. A 10 kg block is raised on the top of the slab. The static friction between the block and slab is a 0.6 while the kinetic friction is a 0.4. The 10 kg block is acted upon by a horizontal force 100 Newton. G is a 9.8 meter per second square. The resultant acceleration of the slab will be. देखो ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं पहले आपको क्वेश्चन को समझाने का ट्राई करता हूँ। थोड़ा पहले तो क्वेश्चन को समझे, तो क्वेश्चन को पहले समझ लो, उसके बाद जाके क्या करना है वो आपको समझ में आएगा। देखो ऐसा है कि यहाँ पे नीचे जो फ्लोर है ना वो कैसा है? ये जो फ्लोर है वो कैसा है? Frictionless. वो स्मूथ है, फ्रिक्शनल लेस है। बट इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। अब सोचो कि हमने जो 100, आपको यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। केस 1, आपने जो 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, अगर वो दोनों के बीच के जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है वो क्या होगा? सोचो कि ये 100 न्यूटन फोर्स यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है उससे ज्यादा है, तो क्या होगा? Body move होगा. तो आई कैन से अ बॉडी ए Will be in motion. start sliding. देखो ध्यान से समझिएगा जो मैं बोल रहा हूं उसको। स्लाइडिंग ओवर अ बॉडी बी एंड both body have a different acceleration. दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग हो गए, दोनों के अलग अलग, बिकॉज इन दोनों का जो यहाँ पे जो वेल्डिंग है, वेल्डिंग फ्रिक्शन, आपको पता है कि फ्रिक्शन एक टाइप का कोल्ड वेल्डिंग है। फ्रिक्शन एक टाइप का दो सरफेस के बीच का कोल्ड वेल्डिंग है। तो अगर मैंने जो अप्लाई किया वो फोर्स उससे ज्यादा है तो उसका कोल्ड वेल्डिंग टूट जाएगा और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे। दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से मोशन में आएंगे, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। बट अगर आपने जो अप्लाई किया है फोर्स, केस नंबर 2, अगर आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो एफएस मैक्सिमम या उससे कम है, एफएस मैक्सिमम या उससे कम है, तो क्या होगा? Body will be at rest. तो बॉडी ए उसमें बी से सेपरेट होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। एंड बॉडी बी बहुत नीचे का सरफेस तो स्मूथ ही है ना, नीचे का सरफेस तो स्मूथ ही है, तो क्या होगा? बोथ स्टार्ट मूविंग टुगेदर obviously with the same Acceleration. with the same acceleration. तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि क्या होगा, केस 1 में जाना है या केस 2 में जाना है। पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि हमको केस 1 में जाना है या केस 2 में जाना है। तो एक काम करते हैं, एफएस मैक्सिमम फाइंड कर लेते हैं। पहले तो एफएस मैक्सिमम फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हमको पता चलेगा कि हमको क्या करना है।
अगर केस 1 आएगा ना तो दैट विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, उसमें दोनों का एफबीडी अलग अलग बनाने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन दोनों, ऐसे एक दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, हमारे टेक्स्ट बुक में थे ऐसे एक दो क्वेश्चन। तो अगर केस 1 में जाएगा ना तो होगा ये कि आपको दोनों के अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पड़ेंगे और उसके बाद जाके आपको दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि है क्या, हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो क्या एफएस मैक्सिमम से ज़्यादा है या कम है। अगर कम होगा तो अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? कि दोनों साथ में ही मोशन में आ जाएंगे, तो एक दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ जस्ट अ सिंगल ऑब्जेक्ट। देखते हैं हमारा क्या नसीब कैसा है। तो एक काम करते हैं, एफएस मैक्सिमम फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड एफएस मैक्सिमम क्या होता है? म्यू एस एन। एन हाँ, ये हो जाएगा म्यू एस एन। अब मैं यहाँ पे आपको फाइंड करना है, तो नॉर्मल फोर्स इसका लगेगा, उसका ही ये जो बॉडी ए है ना उसका ही वेट नीचे की तरफ लगेगा। तो एन किसको बैलेंस करेगा? एम जी नहीं नहीं नहीं, एम जी ना बोलो, एम जी ना बोलो। क्या बोलना चाहिए आपको? 2 times mg. अरे ना भैया, आपको m1g लिखना पड़ेगा, m1g, बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन है। तो ये होगा नॉर्मल और ये होगा माजी, बट किसका माजी? ए का। ए का। ए का हाँ, तो म्यू कितना है, म्यू एस कितना है? तो बोले स्टैटिक फ्रिक्शन तो 0.6 है, और एन कितना है? ये 10 kg है, 10। और जी का वैल्यू भी सपोज के 10 अज्यूम, 9.8 अज्यूम कर लो। तो ये क्या होगा भैया, क्या होगा भैया? गंदा हो गया। 58.8. तो ये कुछ 58.8, आर यू श्योर? Yes sir. परफेक्ट। तो ये तो बहुत बेकार हो गया हमारे लिए, ये बेकार हुआ। क्यों बेकार हुआ? वो इसलिए बेकार हुआ कि अब जाके पता चला कि हमने जो फोर्स अप्लाई किया हुआ है वो एफएस मैक्सिमम से ज्यादा है। तो क्या होगा? तो तो both will have different acceleration। चलो, बहुत ही बेकार हो गया। अब देखो, अब है ना, अब शांति से मैं जो समझा रहा हूँ उसको शांति से सुनना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। चलो, अब है ना, ब्लॉक जस्ट ए के बारे में सोचो, ब्लॉक ए के बारे में। तो ब्लॉक ए के ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? वेट वेट नॉर्मल जस्ट ब्लॉक एक के बारे में सोचते हैं तो उसका m1g नीचे आएगा, यस सर। उसका नॉर्मल n1 ऊपर आएगा, यस सर। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमने अप्लाई किया 100 न्यूटन लेफ्ट हैंड साइड। तो 100 न्यूटन लेफ्ट हैंड साइड आएगा, यस सर। और उसको कौन रोकने की ट्राई करेगा? फ्रिक्शन फोर्स। एफ एस नहीं लिखना चाहिए, मुझे क्या लिखना चाहिए? एफ। एफ के। क्यों? बिकॉज मोशन में आ गया है, वो मोशन में आ गया है, और वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मोशन में आ जाएगा, बिकॉज हमारा जो 100 न्यूटन है ना वो उसको मोशन में ला रहा है A1 एक्सेलरेशन से। तो मुझे बताओ मुझे क्या लिखना चाहिए इसके हिसाब से, ये फिगर को देख के मुझे बताओ मुझे क्या लिखना चाहिए। और देख लेते हैं कि और कोई फोर्स है कि नहीं है। नॉर्मल ऊपर, माजी नीचे, अप्लाइड फोर्स लेफ्ट हैंड साइड, और फ्रिक्शन, बस सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। चलो अब मुझे बताओ कि मुझे, इक्वल्स टू m1g। एफ के इज इक्वल टू 100 न्यूटन। वेरी गुड, ये आपका एफ के जो होगा वो 100 न्यूटन होगा। कैसे होगा, क्यों होगा भैया, क्यों? एफएस गंदी बात कर रहे हो, गंदी बात कर रहे हो आप, बहुत ही गंदी बात कर रहे हो। अरे ये मोशन में है भैया। सर n इज इक्वल्स टू m1g होगा। हाँ, वो तो होगा ही होगा, वो डेफिनेटली होगा। तो वो तो डेफिनेटली होगा। m1 क्या है? 10 है, g का वैल्यू है 9.8, तो ये हो जाएगा 98। 100 माइनस एफ के इज इक्वल्स टू m। हाँ, 100 माइनस एफ के इज इक्वल्स टू m1a। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हुआ, ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। आप एक काम करो, आप पहले एफ के फाइंड कर दो। एफ के कैसे मिलेगा भैया? म्यू के n। म्यू के का वैल्यू क्या है?
0.40 मतलब 0.4 इंटू 98, तो ये 98 फोर्जा 392 डिवाइड बाई 10, तो 392 मतलब 39.2। अब जाके यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 100 माइनस 39.2 इज इक्वल्स टू m1 जो है वो 10 है, एक्सेलरेशन मुझे a1 फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स ये 100 माइनस 39.2 मतलब 60.8 आएगा ना, इज इक्वल्स टू 10 इंटू a1। तो a1 का जो वैल्यू है वो आपका 6.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली वो आ जाएगा आपका 6.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन बट डी ऑप्शन। जस्ट अ मिनट भैया, मुझे ब्लॉक का नहीं पूछा है, मुझे क्या पूछा है? ब्लॉक का पूछा है। मुझे किसका पूछा है? स्लैब का, वो बड़ा होगा। उन लोगों ने किसको ब्लॉक बताया किसको स्लैब बताया मुझे पता नहीं है, बट मेरे लिए ऑब्जेक्ट ए का मुझे मिला, मेरे लिए ऑब्जेक्ट ए का तो मुझे मिल गया। अब मैं ऑब्जेक्ट बी का यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट ए का तो मुझे मिल गया, अब ऑब्जेक्ट बी का मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ। अब किसको ब्लॉक बोला है किसको स्लैब बोला है वो बाद में देखते हैं, बट एक बार दोनों फाइंड कर लेते हैं। अब सोचो शायद ब्लॉक, वाले हाँ को बोलो स्लैब, क्या है? शायद नीचे वाले को स्लैब बोला है, ऊपर हाँ, वाले तो को नीचे block। वाले को स्लैब बोला है, तो मतलब ये आंसर हमारा नहीं चलेगा। ये तो किसका आंसर आया अभी? ब्लॉक का। वो तो हमको ऊपर वाले का मतलब ब्लॉक का हमको मिला, तो ये आंसर अभी नहीं हमारा नहीं है। अभी तो मुझे फाइंड करना है नीचे वाले का। तो नीचे वाले के ऊपर कितने फोर्सेस लगते हैं? देखो, उसका खुद का वेट तो नीचे लगेगा m2g, और वापस से वो ऊपर का भी वेट उसके ऊपर ही लग रहा है ना m1g भी, वो ऊपर का भी उसके ऊपर लग रहा है। खुद का तो नीचे है ही, बट ऊपर से वो ऊपर से भी फोर्स लगा रहा है वो m1g भी, तो इसके ऊपर खुद का वेट और ऊपर का भी वेट नीचे तरफ लगेगा। और कौन से फोर्स लगेंगे? देखो, कोई बताएगा? नॉर्मल लगेगा, हाँ, नॉर्मल लगेगा। चलो, और कोई? बस इतने। देखो, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि अब क्या करना है। कोई है बंदा, कोई माइकल, मुझे किसी के मुंह से ये सुनना है। एक और फोर्स है जो समझने जैसा है, सोचने लायक, और वही मेन है। चलो, ये तो Friction between block and slab. एग्जैक्टली। तो फ्रेंड देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब ये ब्लॉक एंड स्लैब के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये आप देख सकते हो कि नीचे का ऊपर का जो ब्लॉक है, जब वो राइट साइड जा रहा है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन लेफ्ट हैंड साइड प्रोड्यूस हो रहा है। बट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब इंटरेक्शन होता है, तो कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसके ऊपर फोर्स प्रोवाइड करेगा अपोजिट डायरेक्शन और सेम फोर्स। तो मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है एक्चुअली? इट इज द फोर्स प्रोवाइडेड बाय ब्लॉक बी ऑन द ब्लॉक ए। It is just a force provided by, it is force on the A by B। तो ये ए के ऊपर बी के द्वारा राइट साइड है, तो बी के ऊपर ए के द्वारा कौन सा फ्रिक्शन फोर्स कौन सा डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर ब्लॉक ए के ऊपर बी जो है बी वो राइट साइड फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, तो जब ब्लॉक ए मूव होगा तो वो बी के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड उतना ही फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा। चलो, क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। Yes. अब जाके मुझे बताओ, यहाँ पे हो जाएगा n इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू जी। चलो, ये तो ठीक है, ये पता चला ना आपको m1 प्लस m2। अब यहाँ पे ये जो दूसरा वाला ब्लॉक है ना वो मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड में a2 एक्सेलरेशन से। तो अब मुझे क्या लिखना चाहिए? तो ये बात आपको समझ में आया भैया? उसको एक ही फोर्स है, उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक ही फोर्स है एफ, फिर एफ बी इज इक्वल्स टू एक्जेक्टली द एफ के, तो ये एफ के ही है, तो एफ के इज इक्वल्स टू m2a2। चलो, ये पता चला आपको? यस और नो फ्रेंड्स? एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। Yes, sir. क्या ये पता चला आपको? ये लेफ्ट हैंड साइड में जो फोर्स लग रहा है उसी के द्वारा ये एक्सेलरेशन मोशन करेगा। तो एफ के इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू मा,
तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू Fk इज इक्वल्स टू ma m2a2। अभी पता चला आपको सबको? Yes, sir. अभी yes, sir. ओके चलो अब ये Fk इज इक्वल्स टू मुझे क्या लिखना चाहिए? Mu k n. म्यू कैन। अब Mu n का वैल्यू kn, कितना है? n n. का वैल्यू कितना है? M1 plus M2 into 3. हाँ तो 50 इंटू 9.8, 50 इंटू 9.8, तो म्यू के इंटू एन इज इक्वल्स टू M2 का वैल्यू जो है ना वो 40 है, तो 40 इंटू A2, तो ये हो जाएगा म्यू जो है ना म्यू 0.4 है, और काइनेटिक फ्रिक्शन ही हमको कंसिडर करना होगा, और यहाँ पे n का वैल्यू 50 इंटू 50 into 9.8. इज इक्वल्स टू 40 इंटू A2, तो ये इसको कैंसिल कर देते हैं। तो मुझे ये बताओ ना, हाँ 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 0.98 इंटू 5, 0.98 इंटू 5, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो 0.98 का डबल करते हैं तो 1.96, 4 कैंसल, हाँ तो 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आएगा। तो अगर आपको ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा है, ब्लॉक का, तो देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। 0.4, 4 कैंसिल, 0.1 बचेगा, 0.1 बचेगा, करो तो ये क्या आता है, 1 मिनट, 0 कैंसिल, 0.4 डिवाइड बाई 4, 0.1 बचेगा, तो 0.1 इंटू 0.9.8, तो ये हो जाएगा 4.9 आता है, क्या आता है? 4.9. कैसे? हाँ 4.9 आएगा, बराबर है, 4 तो कैंसिल हो गया ना, तो 4.9 समथिंग आएगा, 4.9 समथिंग आएगा एग्जैक्टली, Yes, sir. 4.9. Yeah. बराबर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो देख लेते हैं एक बार इसको मैं सेव कर रहा हूँ और क्लियर कर रहा हूँ, और देख लेते हैं किसको ब्लॉक बोला है, किसको स्लैब बोला है। अब 40 kg स्लैब, मतलब स्लैब को 40 kg को ही स्लैब बोला हुआ है, 40 kg को ही स्लैब बोला हुआ है। अरे मिस्टेक कर दिया मैंने क्या मिस्टेक कर दिया, ये मिस्टेक कर दिया कि Fk का वैल्यू क्या था, न्यूटन 0.40. बता रहा है, हाँ न्यूटन थर्ड लॉ ये बता रहा है कि यहाँ पे जितना फोर्स होगा ना वही पे यहाँ पे होगा, तो Fk का वैल्यू मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। न्यूटन थर्ड लॉ ये बता रहा है कि दोनों साइड जो फोर्स होता है वो सेम ही होता है, तो ब्लॉक ए के मोशन में जो Fk था वही Fk यहाँ पे आएगा, दूसरा वाला नहीं आएगा। तो Fk का वैल्यू कितना है भैया? ये रहा, कितना? 0.4. अरे ये यहाँ पे है, यहाँ पे Fk का पूरा वैल्यू, म्यू के की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, Fk की 39.2 एंड M2 इज 40 इंटू A2, तो A2 इज इक्वल्स टू 39.2 डिवाइड बाई 40, अप्रोक्सीमेटली 0.9 आएगा, 0.9 समथिंग। तो Option A. मैंने क्या मिस्टेक किया पता चला आपको? अकॉर्डिंग टू द Yes. थर्ड लॉ ये F के यहाँ पे जो होगा ना वही पे यहाँ पे होगा, बिकॉज दे शुड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे जो Fk का मैग्नीट्यूड होगा वही Fk यहाँ पे होगा ना, तो उसको अलग से फाइंड करने का नहीं होता है, वही Fk यहाँ पे होता है। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. तो यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। एक तो ये पूछ सकते हैं कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना, तो ब्लॉक का अगर पूछते तो क्या आंसर आता? 6. हाँ अगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछते तो हमारा आंसर आता 6.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे पूछा क्या है? स्लैब का। तो ये बहुत ही ऐसा टाइप का क्वेश्चन था कि जिसके अंदर बहुत सारे फंडामेंटल्स एक साथ हमने क्लियर किए, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, कब मोशन होगा कब नहीं होगा, वो सारे बहुत सारे कंसेप्ट हमने एक साथ यहाँ पे क्लियर कर दिए। न्यूटन्स थर्ड लॉ कैसे अप्लाई करना है, तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? हाँ कि ना तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो फ्रेंड्स इसको देखना, इसको फिर से एक बार खुद ट्राई करना, सॉल्व करना, खुद ट्राई करो इसको सॉल्व करने का, बिकॉज इसमें
फ्रिक्शन के ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो जाते हैं। ओके, 9th क्वेश्चन। A block of mass 2 kg rests on a rough inclined plane makes an angle 30 degree with the horizontal। देखो करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। यहाँ पे ऐसा है कि इंक्लाइंड सरफेस है और यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, एक ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है। ओके, तो ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेट्स ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एंगल 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.7। तो ये दोनों के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है वो दिया हुआ है 0.7 दिया हुआ है। तो वी वांट्स टू फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स इन द ब्लॉक इज, जस्ट फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना है। ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि ब्लॉक इज अबाउट टू स्टार्ट मोशन, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हमको जस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करना है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड नहीं करना है। तो आपको हमेशा से पता है कि कितने फोर्सेस लगेंगे, माजी नीचे एन ऊपर, और याद है इसको एक्सटेंड करना होता है और यहाँ पे जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पे होगा, याद है आपको। तो माजी का ये कंपोनेंट कौन सा होगा, mg cos theta, माजी कोस थीटा, और माजी का ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, mg sin theta, और इसको कौन रोकेगा, frictional force, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बस खत्म बात। यहाँ पे जस्ट आपको स्टैटिक फ्रिक्शन ही फाइंड करना है। ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो एफ एस मस्ट बी इक्वल्स टू ओनली माजी साइन थीटा। यहाँ पे अबाउट टू स्टार्ट द मोशन ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब कि आपको जस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करना है, एफ एस मैक्सिमम फाइंड नहीं करना है। तो एम का वैल्यू 2 है, जी का वैल्यू 9.8 0.8 एंड साइन 30 मतलब 1/2। 1/2। तो ये एग्जैक्टली 9.8 न्यूटन आंसर आएगा। सो 9.8 न्यूटन इज द आंसर। इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, 10th क्वेश्चन आप ट्राई करना, थोड़ा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप थोड़ा सोचना, समझ में आ जाएगा आपको। 10th क्वेश्चन रीड करना। 11th क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, इट इज़ अ वेरी 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 इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन मैं अभी आपको करा रहा हूँ, आप थोड़ा शांति से ध्यान से देखिएगा। An insect crawls up a hemispherical surface very slowly. See the figure. The coefficient of the friction between the insect and the surface is a 1/3. If the line joining the center of a hemispherical surface to the insect make an angle alpha with the vertical, then what is the maximum possible value of the alpha is given by। देखो ये maximum possible का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वर्ड maximum possible जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, maximum static कि आपको friction, एफ एस मैक्सिमम तक ले जाने का है। क्या ये आपको समझ में आ गया? yes, चलो अब मुझे बताओ कि ये जो इंसेक्ट है यहाँ पे खड़ा हुआ है उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? normal माजी, एक तो उसका जो माजी है, इंसेक्ट का भी वेट तो उसको उठाना ही पड़ेगा ना, भले ही इंसेक्ट है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि कम खा गम खा। तो माजी नीचे एक साइड। चलो नॉर्मल कहाँ पे आएगा, नॉर्मल कहाँ पे आएगा? in the direction of radius, Alpha वाला ड्रॉ किया। परफेक्ट, टुवर्ड्स द सेंटर। ये जो नॉर्मल है वो यहाँ पे लगेगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes, sir. अब हम है ना माजी के दो कंपोनेंट निकालेंगे, माजी के दो कंपोनेंट निकालेंगे। चलो
ये वाला जो कंपोनेंट होगा, देखो सीधी सी बात है, पैरेलल लाइंस जो होती है ना, पैरेलल लाइंस वो सेम एंगल कट करती है। तो ये दोनों देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो अगर यहाँ पे एंगल अल्फा है तो यहाँ पे भी कितना होगा? अल्फा। अल्फा तो फिर माजी का ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? mg cos theta कोस अल्फा। और माजी का ये वाला कंपोनेंट, देखो दोनों पर कंपोनेंट है ना परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये जो माजी था ना, ये था हमारा माजी, तो इसका एक कंपोनेंट ये हुआ और दूसरा कंपोनेंट ये हुआ। इज इट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes, sir. दूसरा कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? माजी sin mg alpha. sin theta माजी साइन अल्फा। अब ये जो कंपोनेंट है वो क्राउल को क्या करने का ट्राई करेगा? वो नीचे ले जाने का ट्राई करेगा, बट कौन उसको रोकेगा? Static friction. maximum static हाँ, friction यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन के बदले मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लिख लो तो चलेगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बोल लो तो चलेगा, बिकॉज यहाँ पे वो मैक्सिमम एंगल तक पहुंच चुका है क्राउल। तो यहाँ पे एफ एस इज नॉट जस्ट एफ एस, इट इज Fs maximum. एफ एस मैक्सिमम। चलो अब ये जो क्राउल है ना, वो तो है तो एट द रेस्ट ही, यहाँ पे एट द रेस्ट ही है मोमेंटरली। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ मुझे, अब लिखाओ मुझे क्या लिखना चाहिए मुझे? fs Cos maximum alpha is is equal to equals mg to n. sin alpha एफ एस मैक्सिमम इक्वल्स टू माजी साइन अल्फा, और अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन ऑल्सो राइट एन इज इक्वल्स टू mg Cos sin alpha. cos alpha एम जी कोस अल्फा। अब आपको ये पता है कि एफ एस मैक्सिमम होता क्या है वैसे? Mu Sn. म्यू एस एन। अब एफ एस मैक्सिमम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे एन का सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो एफ एस मैक्सिमम जो है ना वो माजी साइन अल्फा है, और म्यू जो है ना वो तो 1/3 है ना, यस और नो? Yes, sir. बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. सर डायरेक्ट रेशियो निकाल देते नहीं चलेगा? आज जो भी आपका मर्जी, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा टेन अल्फा 1/3, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि कोट अल्फा इज इक्वल्स टू 3। जो भी आंसर है, क्या आंसर है? Cot alpha is equals to 3, option A. तो फ्रेंड्स क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ये ऑलरेडी एक बार जेडब्ल्यू में पूछा हुआ था। yes sir इट्स अ गुड क्वेश्चन। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? Yes, sir. तो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है, यहाँ पे फ्रिक्शन के जो क्रिटिकल क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे आपको करा दिए। सर इट इज, हाँ बोलो। सर डाउट है। हाँ पूछो, एक जस्ट अ मिनट। तो फ्रेंड्स आप जब मेरे लेक्चर में संडे को आते हो तो आपको क्या करके लाना है? आपको ये स्टैटिक फ्रिक्शन के क्वेश्चंस एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करके लाना है, ओके? यस और नो तो बोल दो। अरे Yes, sir. yes sir हाँ, तो आपके डाउट्स में कराऊंगा, और संतोष सर जो है वो लॉज ऑफ मोशन का जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है उसके जो क्वेश्चंस है वो आपको कराएंगे, मैं ये आपको कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद अलग अलग मतलब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मेरा सेशन आज का यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, बट डाउट है तो हम डिस्कस करते हैं।